जो रास्ता खोटा हो गया है उसे भूल जाना ही बेहतर है फहमी, वरना तुम बहुत दूर निकल जाओगी। अब तो सरदार साहब की तरह मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे जहां में हमेशा से कुछ ऐसा था जो कभी तुम्हारा नहीं था। हो सकता है आप ठीक कहती हो मैडम। हो सकता है कि जहाज़ेब में ऐसा कुछ भी ना हो जो मेरा हो, लेकिन मैंने उसे जिस तरह महसूस किया ना, मुझे लगता है कि वो अंदर से खाली कर दिया इसने मुझे। उस लड़की ने मुझे खोखला करके रख दिया है। नहीं फहमी, हर हाल में जहाज़ेब भी तुम्हारा मुजरिम है। आप नहीं समझ सकती मैडम, कभी नहीं समझ सकती आप। एक ऐसे मर्द की जिंदगी में जिसे एक औरत सिर्फ अपना ही समझती हो, कोई दूसरी औरत आ जाए तो उस औरत पर कितना बड़ा कहर उतरता है। मुझे सिर्फ इस बात का दुख नहीं है कि जहाज़ेब मेरी जिंदगी से क्यों निकल गया। दुख तो इस बात का है कि उसके साथ साथ मेरा अपने ऊपर से भी एतमाद उठ गया है। मोहब्बत की वो नमी जिसने मुझे मिट्टी के एक बुत की तरह यकजा किया हुआ था, मुझे लगता है उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। अरे फहमी बेटा, बेटा कभी बाहर भी आ जाया करो। देखो तो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। कौन आया मुझसे मिलने? आरिफा अपने मंगेतर को लेके आई है तुमसे मिलवाने के लिए। क्या वो फिर आ गई? वो क्यों आ जाती है यहाँ? क्यों आ गई? वो क्यों आ जाती है? फहमी बेटा देखो बात, अरे क्यों आ जाती है? देखो मेरी बात तो सुनो फहमी बेटे। ये क्यों आ गई फिर? तुम फिर क्यों आ गई? क्या लेने आई हो तुम अब? फहमी ये तौकीर है, मेरा मंगेतर। आज मैं इसे गवाह बना के लाई। एक मिनट देखें प्लीज, आप समझने की कोशिश करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आरिफा बिल्कुल बेकसूर है। बेकसूर है? बेकसूर है ये तो वो जहर है जो पत्थर से भी ज्यादा मजबूत रिश्तों को रेत के ढेर में बदल देता है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि आपको मेरी वजह से जो भी दुख पहुंचा है वो अनजाने में पहुंचा है। मैं आपके और जहाज़ेब के दरमियान सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई थी कि मैं उससे अपने पापा के कत्ल का बदला लेना चाहती थी। इसके अलावा जहाज़ेब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। फहमी तुम इनकी बात समझने की कोशिश करो। वो जिसको दूसरी औरत कहते हैं वो अपने मंगेतर के सामने इतना खुल के बात नहीं कर सकती। आप लोग मुझे क्या समझाना चाहते हैं? क्या ये हकीकत नहीं कि इसकी वजह से मेरा शौहर मुझसे दूर हुआ? और अगर ये हकीकत है तो फिर दूसरी औरत किसे कहते? देखो बेटा फहमी, उसने खुल के तुम्हें सारी बात बता दी है। वो तो तुमसे माफी मांगने आई है। माफी? हाँ बाबा, ये तो आज भी जहाज़ेब को मुझसे दूर करने आई। ये तो मुझे ये बताने आई कि मेरा जहाज़ेब मुजरिम है। ये उसे अदालत से सजा दिलवाएगी। ये तो फिर भी उसे मुझसे दूरी करने आई है। आरिफा मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। उनके साहब तो पहले से ही बहुत कमजोर है। चलो बेटा, मैं माजरत चाहता हूँ, तुम लोग फिर आना। नहीं जी, आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं हमें? ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा खुदा हाफिज बेटा। मैंने एक मासूम औरत पर कितना जुल्म किया है। मैंने अपने इंतकाम की खातिर उस बेचारी के असाब बिल्कुल तबाह कर दिए। खामख्वाह बगैर किसी वजह के उसे उस खौफ की सूली पे लटकाए रखा कि उससे उसका शौहर छिन रहा है। मैं उसके दुख को कैसे कम करूं तौकीर? देखो,
मेरे ख्याल में तो हमें फहमी को ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि उसकी मोहब्बत से कहीं बड़ा वो अजाब है जिसमें जहांजेब ने कई लोगों को मुब्तला कर रखा है। तो कीर, मैं सोच रही हूं कि अगर हम ये केस विड्रॉ कर दें तो क्या फहमी को जहांजेब मिल सकता है? कैसी बातें कर रही हो तुम आरफा? क्या तुम ये भूल गई हो कि वो हम सब का मुजरिम है? उसे उसकी जुर्म की सजा जरूर मिलनी चाहिए। कल तक मैं भी तुम्हारी तरह सोच रही थी, लेकिन आज मेरे जुर्म के एहसास ने मुझे बिल्कुल तोड़ के रख दिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अगर जुर्म और सजा का वाकई आपस में इतना गहरा ताल्लुक है तो उस मासूम औरत को क्यों सजा मिल रही है? नहीं, मैं ये जुल्म नहीं कर सकती। मैं फहमी की खातिर जहांजेब को माफ कर देती हूँ। अच्छा, जहांजेब को माफ कर देती हूँ और खालू के खून का इल्जाम मेरे सर पे आ जाए। तुम क्यों नहीं समझती कि मैं तो पहले से ही जमानत पे हूं? आपने तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा साहब कि मेरा कितना पतला हाल है। आपको शायद अंदाजा नहीं कि मैं पिछली दफा कितनी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर भागा हूं साहब। अरे मैं तो खुद तुम्हें बुलवाने का सोच रहा था। अरे पहलवान, तुम मुझे सोचने का कुछ वक्त तो दो। एक तो साहब आप इस काम को कुछ ज्यादा ही वक्त दे रहे हैं, और दूसरा हिसाब किताब अपने दिल में रखते हैं, कुछ देते नहीं हैं साहब। असल तार पेट के होते हैं, पेट के। उस तरफ आप आते नहीं। पहलवान यार, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि आजकल मैं किन हालात से गुजर रहा हूं। यार शोभरा होटल की नौकरी तक मुझसे गई। मुझे मालूम है साहब, मुझे मालूम है। मुझे यह भी मालूम है साहब कि अगर सब तार आपके हाथ से निकल जाएं तो एक कच्चा धागा ऐसा मौजूद है इन सब तारों से ज्यादा मजबूत है। किस धागे की बात कर रहे हो? उस कच्चे धागे के सिरे पर सरदार अमीर खान की इकलौती बेटी है। साहब जी, आप ये भूल तो नहीं गए कि वो आपके ससुर हैं? जरा उंगली तो हिलाकर देखें। तुम्हें यहां बुलाने का मकसद तो मैंने फोन पर ही तुम्हें बता दिया था। आपका फोन सुनकर मैं तो खुशी से पागल होने वाली थी। फहमी, आजकल मैं बहुत परेशान हूं। समझ में नहीं आ रहा था कि किससे अपनी परेशानी बताऊं। आपने अच्छा किया ना, मुझे फोन कर लिया। मुझसे ज्यादा आपके करीब और कौन था। हाँ, वो इस वक्त कैश तो नहीं था मेरे पास, कुछ ज्वेलरी है, वो लाई हूं मैं। ये देखिए, आपका कुछ काम बन जाएगा शायद। अरे फहमी, यकीन जानो तुमसे ज्यादा अच्छी औरत मैंने देखी नहीं। मुझे यकीन था मेरी मोहब्बत आपको ज़रूर वापस ले आएगी। मुझसे ज़्यादा आपसे और कौन मोहब्बत कर सकता है। अरे इसीलिए तो मुश्किल वक्त में तुम्हारे पास आया हूं। अब आप घर आ जाए ना, मैं हर रोज़ आपका इंतज़ार करती हूँ। नहीं, अभी नहीं। मेरे वहां आने से सरदार साहब नाराज हो जाएंगे। जरा उनका गुस्सा ठंडा होने दो, फिर मैं आऊंगा। मैं उन्हें राज़ी कर लूँगी, आप उनकी फिक्र ना करें। बस आप एक बार घर तो आ जाए। अरे फहमी, तुम नहीं समझोगी। देखो, मैंने जब उनके भेजे हुए कागजात वापस कर दिए थे ना, इस बात से वो बहुत नाराज हो गए थे। वो सब कुछ भूल जाएंगे मेरी खातिर। आप आए तो सही। अरे तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। मुझे अभी एक जरूरी काम से जाना है, मैं फिर तुम्हें फोन करूंगा। अरे अभी तो चाय भी नहीं आई, इतनी जल्दी? अरे हाँ, तुम्हारे साथ बैठे चाय पिए तो कई दिन गुजर गए। अगली दफा चाय भी और इस रेस्टोरेंट के समोसे भी तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। ये लो पहलवान, फिलहाल यही मिल सके हैं। देखो साहब, अपने हिसाब में तो आप आखिर तक सोचते हैं, लेकिन मेरे हिसाब किताब में, अभी आप पहले सिरे तक नहीं पहुंच सके। देखो,
मेरे हालात का तुम्हें अच्छी तरह से इल्म है कि आजकल मैं किस तरह जिंदगी गुजार रहा हूं। यार मैं तो खुद आजकल अपने दोस्त के यहां रह रहा हूं। तो साहब जी, आप सरदार साहब से ताल्लुक क्यों नहीं जोड़ लेते हैं जी? मैं तो सदा से ये बुरे काम इसलिए कर रहा हूं कि बुरे वक्त में काम है। देखो साहब, अब महाराजा बाजार की उस खुली में कब तक पड़ा रहूंगा साहब? मैं कराची भागना चाहता हूं। यार वैसे इस बार मुझसे बड़ी बेवकूफी हो गई। अरे सरदार साहब ने तो अपनी सारी जायदाद के कागजात मुझे भेजे थे, लेकिन इस बार हिसाब कुछ खराब ही हो गया। देखो साहब, इंस्पेक्टर अजहर मेरी जान के पीछे है। मैं ज्यादा देर मरी में नहीं ठहर सकता हूं। शान की मौत उसके दिमाग पर भूत की तरह सवार है साहब। यार तुम मुझे कुछ वक्त तो दो। देखो, फहमी के दिल के तार अब भी मजबूत हैं, उनसे जलतरंग अब भी बच सकता है। अच्छा तुम ऐसा करो कि आज रात यहीं गुजारो, मैं कल तुम्हारे कराची जाने का बंदोबस्त करता हूं। देखो साहब, यहां पर 1 मिनट गुजारना भी खतरनाक है साहब। आप कहते हैं तो मैं यहां पर कल तक रुक जाता हूं, लेकिन कल से ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास साहब। और देखो साहब, जान सबको अजीज होती है। अरे पहलवान फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा यार। देखो साहब, मैं तुम्हें पहले ही बहुत वक्त दे चुका हूं। आप हर बार मुझे एक नया ड्रामा सुनाकर चले जाते हैं। अपना टाइम खत्म हो रहा है साहब। नहीं पहलवान, इस दफा नया ड्रामा नहीं होगा। और जानजेब को तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम्हारा काम भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। वालेकुम सलाम। इंस्पेक्टर साहब, न जाने मुझे कब यहां से जाना पड़े। मैंने सोचा जाने से पहले क्यों ना आपकी अमानत आपको वापस कर दूं। इंस्पेक्टर साहब, ये वो खंजर है जिससे दादू ने आपके बेटे की जान लेने की कोशिश की थी। जानसे साहब, एक बात बताएं, आपने मेरे बेटे शान की जान क्यों बचाई थी? वजह क्या थी? देखिए, आखिर वो मेरे दोस्त का बेटा था, कोई गैर तो नहीं था। ठीक है, अब मैं आपको उसी दोस्ती का वास्ता देता हूं। एक एहसान मुझ पर आप और कर दें। चलो। देखिए, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपको यह पता है कि दादू कहां पोशीदा है। मरी में है, इस्लामाबाद में है, पिंडी में है। जहां कहीं भी है, आप मुझको उसका एड्रेस दे दें। देखिए इंस्पेक्टर साहब, दोस्ती में इंसान सब कुछ कर सकता है, लेकिन इस वक्त मेरी हैसियत क्या है आपके सामने? आपने तो थाने में मुझे एक मुल्जिम की हैसियत से तलब किया था। एक मुल्जिम और आपकी दोस्ती कैसे हो सकती है? मेरे हाथ दादू की गर्दन तक पहुंचने के लिए बेताब है। मैंने माजी में जो कुछ भी किया है उसे आप भूल जाएं, मुझे माफ कर दें। तो फिर आप उन सब पर यह साबित कर दें कि वो मेरे और आपके दरमियान नहीं आएंगे। ठीक है, आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके बावजूद आप मेरे दोस्त हैं। ये लीजिए, यह है दादू का पता। लेकिन याद रखिए इंस्पेक्टर साहब, दादू को इस बात का पता ना चले। इसकी डोरी कुछ ज्यादा ही तन गई है। जाजेब साहब, जिस शख्स ने भी मेरे बेटे को कत्ल किया है ना, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। उसने ना सिर्फ उसकी मां को पागल किया है, मेरे घर को भी उजाड़ा है। इंस्पेक्टर, तुमने भी कईयों के घर उजाड़ दिए, लेकिन दादू को पकड़कर तुम मुझे तो सुख दोगे। फहमी, मैं बहुत खुश हूं। आज मेरा एक बोझ तो हल्का हो गया। अब मुझे तुम्हारे बारे में सोचने की फुर्सत है। अब हम बहुत जल्द इकट्ठे हो जाएंगे।
मैंने तो अभी से अपना कमरा सजाना शुरू कर दिया है। आपकी पसंद के फूल लगा कर आई हूँ। मेरी जिंदगी में बड़े बड़े अजीब और चालाक किस्म के लोग आए, मगर तुम्हारी मासूमियत ने तो मुझे बदल कर रख दिया। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें शर्तें लगाई जाए। मैंने तो आपको वैसे ही चाहा जैसे आप हैं। मैंने आज तक जिन लोगों से ज्यादती की है उसका मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे रवैये ने तो मुझे बिल्कुल बदल कर रख दिया। अच्छा, तुमने सरदार साहब से मेरी मुलाकात का जिक्र किया है? नहीं, आपने मना जो किया था। अच्छा, अब तुम ऐसा करो कि सरदार साहब को बधाई दो कि मैं उनसे माफी चाहता हूं। तुम इन्हें मना लोगी ना? हाँ, मेरे ख्याल है बाबा मान जाएंगे। उन्होंने तो मेरी खुशी की खातिर वो कारीगरों वाली ज़मीन के कागजात भी आपको भिजवा दिए थे। बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे बाबा। अब मैं वाकई चाहता हूं वो ज़मीन मुझे मिल जाए तो मैं उसमें छोटा सा होटल बनाऊंगा और उसमें रहने के लिए हमारा एक छोटा सा घर होगा जिसमें मैं आऊंगा और तुम। ज़मीन ले लो। हाँ फहमी, अब तुम्हारे ख्वाबों का घर उस जगह होगा जिस जगह का ख्वाब मैं अरसे से देख रहा हूं। तौकीर, वो देख रहे हो तुम? ये फहमी भी कितनी अजीब है, बीवी होते हुए भी अपने शोहर को नहीं जानती। क्या तुम मेरे मंगेतर होकर मुझे जानते हो? जी, बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए तो 2 दफा जाते जाते वापस आना पड़ा। गलत, दोनों दफा मैं आपको बस स्टॉप से लाई थी, वरना आप तो कब के जा चुके होते। जी, और आप किसी खड्ड में पाई जाती, बल्कि आज तक तो तुम्हारा स्वयं भी हो चुका होता। और तुम यहाँ बैठे किसी लड़की के साथ गप्पे लड़ा रहे होते। हाँ, जाहिर है। आपका क्या ख्याल है कि मैं आपकी याद में इन बर्फानी पहाड़ों पर गाने पिक्चराइज कराता? अच्छा, एक बात तो बताओ, क्या तुम फहमी की तरह मोहब्बत कर सकती? नहीं, ये तो वन वे ट्रैफिक है जिसे जहाज़ेब जैसा शख्स इस्तेमाल कर रहा है। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। खैर, ये तो शादी के बाद पता चलेगा कि कौन कितना बेवकूफ है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। देखो, मुझे फहमी मत समझना। इस बेचारी को तो ये तक पता नहीं कि इनकी ये मुलाकातें अब चंद दिन की हैं। कुछ ही दिनों में जहाज़ेब के सारे फ्रॉड सबके सामने आ जाएंगे। मुझे तो फहमी पे तरस आ रहा है। अच्छा जी, क्या हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। बरस हा बरस से आप लोगों की जिंदगी के एक एक लम्हे के साथी, आप लोगों के दुख सुख के शरीक, साए की तरह आपके साथ जिंदगी बसर करने वाले इस सरदार अमीर खान को आज से पहले कभी इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी थी कि आप लोगों को किसी एक खास मकाम पे जमा करके खिताब करता, इसलिए कि खुद से मुखातिब होने के लिए कभी किसी एहतमाम की जरूरत नहीं पड़ती, बशर्ते के इंसान के हवास उसका साथ दे रहे हों और वो होशमंद हो। लेकिन हम बुलंदियों के रहने वाले इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं कि सरबफलक पहाड़ों की जिंदगी में भी कभी कभी कमजोर लम्हे आ जाया करते हैं। पिछले चंद माह तुम्हारे इस सरदार अमीर खान की जिंदगी में भी बहुत भारी गुजरे हैं। आज तुम्हें यहां बुलाने का मकसद सिर्फ ये बताना है कि तुम्हारा ये अमीर खान एक बाप भी है और बेटी की मोहब्बत में
उसने वक्ती तौर पर तुम्हें भुला दिया था, लेकिन कैसी अजीब बात है कि तुम लोगों को छोड़कर मैं भी सुखी नहीं रहा। इलेक्शन में तुम्हारे फैसले ने इस बात को साबित कर दिया है कि तुम लोग सिर्फ उसी को वोट देना चाहते हो जो तुम्हारे एतमाद का भरम रखे। मैं अपनी कोताही का एतराफ करते हुए अपनी शर्मिंदगी का इजहार करता हूं और तुम सबसे माजरत करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं ये ऐलान भी करता हूं कि जो जमीनें मेरी बेटी की खुशी के लिए तुम लोगों से छीनी गई थी, आज वो सब तुम्हारी हैं, तुम्हारे बच्चों की हैं, उनके मुस्तकबिल की हैं, तुम सबके मुस्तकबिल की हैं, हम सबके साझे मुस्तकबिल की हैं। जाओ और इज्जत से जियो, इज्जत से जियो। ठीक है, अगर वो चाहता तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, वो शख्स तुम्हें खुश नहीं रख सकता। बाबा वो शर्मिंदा है। बेटे, ऐसे शख्स की शर्मिंदगी का क्या फायदा, जिसने जब चाहा तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, जब चाहा नादम हो गया। मुझे लगता है मैं उसके साथ खुश रह सकती हूँ। बेटे, इस वक्त जो तुम्हारी कैफियत है ना, उसमें तुम्हें वो कुछ नजर नहीं आ रहा जो हम सबको नजर आ रहा है। ठीक है, फिर भी अगर तुम चाहती हो तो मैं उससे मिल लूंगा। बाबा बहुत अच्छे हैं। बाबा जहाज़े भी कह रहे थे कि वो उस ज़मीन पर वो जो आपने मेरे नाम कर रखी है ना, शोभरा के मुकाबले में होटल बनाना चाहते हैं, और वहीं हम दोनों का घर भी बनेगा। समी, अब तो बेटा, ये घर भी तो तुम्हारा ही है, मैंने कब तक इसमें बैठे रहना है। वो जमीन बेटा मैंने उन लोगों को दे दी है जो उसके हकदार थे और जिनके साथ अनजाने में मैंने बड़ी ज्यादती कर दी थी। नहीं बाबा, मैंने तो वादा भी कर लिया और हमने वहां रहने का प्रोग्राम पक्का बना लिया है। प्रोग्राम? बेटा, किसने बनाया ये प्रोग्राम? जहाजेब ने। दरअसल वो आजकल उस होटल से निकाले जाने पर बहुत परेशान है। बेटा, मैं तुम्हारी अक्ल का क्या करूं मैं तुम्हारी अक्ल का? तुम उस अंधे कुएं में से निकलना ही नहीं चाह रही हो। बेटा, वो उस जमीन के लिए तुम्हें चक्कर दे रहा है। वो शोभरा होटल से निकाले जाने के बाद सहारा ढूंढ रहा है, पनाह तलाश कर रहा है तुम्हारी बेवकूफ मोहब्बत में। क्यों नहीं समझती हो तुम? ओह, हेलो, जानजेब बोल रहा हूं। कैसी हो? तुम बोलती क्यों नहीं हो? तुमने सरदार साहब से बात कर ली? फहमी, तुम बहुत याद आ रही हो। तुम बहुत अच्छी हो। मुझे यकीन है सरदार साहब तुम्हारी बात नहीं टाल सकते। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना? जहाजेब, वो जमीन आपको नहीं मिल सकती। आरफा, आरफा, ये उतारो और मेरी बात सुनो। बोले नानी अम्मा, मैं सुन रही हूँ। मेरी जिंदगी का अब ज्यादा भरोसा नहीं।
क्या पता कितने दिन जीऊं। कोई फैसला करो कि मैं भी अपनी जिंदगी में कोई खुशी देख सकूं। जिएंगी नानी अम्मा, बहुत जिएंगी आप। ये गाना खत्म हो जाए फिर बात करती हूँ आपसे। अजीब बावली लड़की है। आइए आइए नानी अम्मा, ये फहमी है मिसेस जहांसेब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा तुम बैठो, बात करो, मैं फिर तुझसे बात करूंगी। आइए प्लीज बैठिए। बहुत जी घबरा रहा था मेरा आज। थोड़ी देर को माल रोड पे निकली तो सोचा तुम्हारे पास भी बैठ जाऊं। बहुत अच्छा किया आपने। चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं, अभी दिल नहीं चाह रहा। यकीन करें, आपको देखकर मुझे बहुत दुख होता है। उस दिन मैंने देखा था आपको जहांसेब के साथ रेस्टोरेंट में। तुम थी वहां? जी मैं थी, तो कीर भी था और हम दोनों चाय पी रहे थे। पहले मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन फिर कोई मौका मुनासिब नहीं था। अरफा, एक बात तो बताओ, क्या तुम बहुत चाहती हो तौकीर को? आपके आने से पहले नानी अम्मा मेरी इस चाहत का क्लाइमेक्स ही सोच रही थी। क्या तौकीर में वो सब कुछ है जो तुम्हें पसंद है? नहीं। क्या मोहब्बत करने के लिए ये जरूरी है कि इंसान वैसा ही हो जैसा अपना दिलो दिमाग उसे देखना चाहता हो? ये भी जरूरी नहीं है। बाज़ औक़ात थोड़ी बहुत कमजोरियां तो एडजस्टेबल होती हैं, लेकिन ओवरऑल उस शख्स का इंसान होना जरूरी है। पता नहीं क्यों मैं ये जानती भी हूं कि जहांसेब गलत आदमी है, फिर भी उसकी मोहब्बत के हिसार से क्यों नहीं निकल पाती मैं। आप सिर्फ मोहब्बत कर रही हैं, गौर नहीं कर रही कि आप किन हालात में रह रही हैं। किन हालात में रह रही? देखिए ना, जिससे मोहब्बत की जाए उसे कम से कम ठीक तो होना चाहिए। मैंने जहांसेब के साथ काम किया है, उसे करीब से देखा है। ठीक है, वो ज़हीन है, मेहनती है, लेकिन उसने अपनी सलाहियतों को दूसरों के नुकसान पर इस्तेमाल किया हुआ है। हाँ, ये तो है। ये वो तल्ख हकीकत है जिस पर आप गौर नहीं कर रही। जहांसेब ने बहुत से नाजुक रिश्तों को पामाल किया है। उसने तो मेरी मोहब्बत की भी तज़हीक की है। तुम ठीक कहती हो, ठीक कहती हो तुम। आरफा, वो अस्सलाम वालेकुम जी। मैं पिंडी से आ गया हूँ और वो वकील साहब से मैंने सारा केस जो है। नानी अम्मा ऊपर वाले कमरे में है। अच्छा ठीक। मुझे फिर किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है? मैंने क्या किया है? और मैंने जब तुम्हें गिरफ्तार किया था ना, तो उस वक्त वाकई मेरे ज़हन में कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अपनी हिरासत में इसलिए रखना चाहता था कि शान जिस इलाके में कत्ल हुआ है उस इलाके की पुलिस के हवाले तुम्हें कर सकूं। मेरे पास सबूत मौजूद है कि मैंने तुम्हारे बेटे को कत्ल नहीं किया। मैंने तुम्हें अपने बेटे के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार नहीं किया, सेठ आबिद के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हो तुम। सेठ आबिद के कत्ल के जुर्म में? उस दिन तो मैं तुम्हारी हिरासत में था और तुम खुद मुझे अपने दोस्त जहांजेब के घर से गिरफ्तार करके लाए थे। जहांजेब और तुम जो खेल रचा रहे हो ना, इल्म है मुझे उस बात का। इल्म है तो फिर क्या हुआ? अदालत को क्या जवाब दोगे? जहांजेब कभी कच्चे खेल नहीं खेलता है। देखो, ऊपर वाला जब अपना खेल शुरू करता है ना, तो हम नीचे वाले अपनी सारी चौकड़ी भूल जाते हैं। आज जो कुछ हुआ है ये तुम्हारे वहमो गुमान में था। जहांजेब ने तुम्हें रस्सी पकड़कर बकरी की तरह मेरे हवाले कर दिया है। जहांजेब ने मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया है? जहांजेब, तो तुम्हारा मतलब यह है उसने तुम्हें वहां बुलाया था ताकि तुम मुझे गिरफ्तार कर सको। जहांजेब,
जहांजेब, तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें इसका मजा जरूर चखाऊंगा। इंस्पेक्टर, मुझे थोड़ी देर के लिए यहां से जाने दो। मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मुझसे अपना हिसाब किताब बराबर कर सकूं। इंस्पेक्टर, मैं वादा करता हूं मैं खुद ब खुद यहां पर वापस आ जाऊंगा। मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो इंस्पेक्टर, छोड़ दो मुझे थोड़ी देर के लिए इंस्पेक्टर। तुम तुम मेरी मोहब्बत को नहीं जान सके ना, लेकिन मैं जान रही हूं तुम्हें जान रही हूं मैं। मैंने उसकी लाश को बर्फ में दबा दिया साहब। आपको थोड़ी सी बर्फ और पड़ गई, उसकी लाश बिल्कुल दब जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। इसका मतलब है मैं खामखा घबरा रहा था। घबराने की क्या बात है साहब, अब तो उसकी लाश उस वक्त मिलेगी जब बर्फ पिघलेगी। मैं सब कुछ जानते हुए भी तुमसे मोहब्बत करती रही, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की। बेटा, तुमने फिर कमरे में अंधेरा किया हुआ है। मैं उधर खाने के कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बेटा बेटा, तुम समझो, फॉर गॉड सेक तुम समझो। तुम कोई खिलौना नहीं हो जिसे जहांजेब के हवाले कर दिया जाए वो उससे खेलता रहे। बाबा, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, बोलो बेटा, बोलो बोलो मेरा बेटा। पापा, मुझसे ज्यादा तो जहांजेब को कोई नहीं जानता था ना करीब से। मैं समझा नहीं। मुझे अब एहसास हो रहा है कि मुझे उसी रात समझ जाना चाहिए था, जब मैंने दादू और जहांजेब को आपस में बातें करते हुए सुना था। कौन सी बातें? मैं कुछ समझा नहीं। बाबा, जब उस रात दादू और जहांजेब आपस में बात कर रहे थे और दादू हमारे वरांडे में शोर मचा रहा था, तो मैं उसी रात जान गई थी कि दादू का शोर सब फ्रॉड था, जहांजेब का फ्रॉड। तो बेटा, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कुछ देख नहीं सकती थी, मुझे कुछ नजर नहीं आता था उसकी मोहब्बत में। मैं इंस्पेक्टर अजहर से बात करता हूँ। अच्छा जी। सर जी और दादू वाला तो नस गया जी। दादू नस गए जी। ओए आराम करो, तुम कहाँ थे? और मैंने तो खुद भी कुछ मार गया जी। और बाकी कहाँ मर गए? चल के नाकेबंदी करो, चलो इलाके की, चलो जल्दी कर, जल्दी कर। मेरे पास वक्त बहुत कम है। लेकिन उस्ताद, तुम भागकर जाओगे कहाँ? पुलिस हर तरफ नाकाबंदी किए बैठी है। इंस्पेक्टर अजहर तो दीवाना है, वो मेरे पीछे पुलिस लिए भाग रहा है। हालांकि मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। समझता है मुझे जेल में डालकर जुर्म को खत्म कर देगा। उसको शायद ये अंदाजा नहीं है कि जुर्म की असल ताकत तो वो है जो बाहर घूम रहा है, और मैं उसे मजा चखा कर छोड़ूंगा। तुम इंस्पेक्टर अजहर को मेरा ये पैगाम दे देना। ठीक है उस्ताद। कि मैं उसी की जिम्मेदारी आज पूरी करने जा रहा हूँ। ठीक है। मुझे तो एक न एक दिन फांसी का फंदा छूमना ही है, लेकिन जहांजेब शायद
मेरे अलावा किसी और पे काबू नहीं आ सकता। दादू तुम, लेकिन लेकिन हमें तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारी कठपुतली, अब तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। अब तुम्हारे हाथ में मेरी कोई डोर नहीं है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। हमारी दुनिया में धोखे से बड़ा जुर्म कोई नहीं होता। लेकिन जरा सोचो तो। जरा ये सोचकर तो बताओ कि अपनी इस कठपुतली को कैसे काबू करोगे। लेकिन मैं अब तुम्हारी कठपुतली नहीं हूं। मैं जिन हूं, जिन, जो तुम्हारी बोतल से बाहर आ गया है। देख पलिए लोके, तू जो कुछ भी कहती है ना वो सच है। ठीक है, मैं तेरा मुजरम हूं, तेरा ही नहीं पूरे माशरे का मुजरम हूं। मैं अपने जुर्म का एतराफ अब इसी तरीके से कर सकता हूं। मुझ में तो अब इतनी भी हिम्मत नहीं रही कि अपने अफसरों का सामना कर सकूं। तू जिस अदालत में मुझे लेके जाना चाहती है ना, ले चल। आइए सरदार साहब, आइए। आइए सरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सर? ठीक हूँ जी, बैठे जी। सरदार साहब, आप इसको सजा दें। आप इस इलाके के बड़े हैं ना, आप इसे सजा दें। इसने मेरे शान को मार दिया है। नहीं नहीं, आप हौसला करें। एक पाप ऐसा नहीं कर सकता। महबूब जी जी, चाय लेकर आवे। छोड़ो यार अजहर, तकल्लुफ छोड़ो। मैं तो खुद इस वक्त यहाँ अपनी कोताहियों का एतराफ़ करने के लिए आया हूँ। जिस तरह इस इलाके के लोगों ने मुझे इज्जत बख्शी, उसके बाद मुझसे जो कुछ हुआ वैसा नहीं होना चाहिए था। अगर मेरी बेटे की मोहब्बत, मेरी अपनी मसलहतें धुंध बनकर मेरी आंखों के सामने फैल न जाती तो शायद आज तुम भी अपने रास्ते से ना हटते। सरदार साहब, मैं कानून का मुआफिज हूं। सच की हिफाजत करना मेरा फर्ज था, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मुझे सच को पहचानना मुश्किल क्यों हो गया। तुम्हारी इस नाकामी में हम सब बराबर के शरीक हैं। इस मुआशरे का हर फर्द, हम सिर्फ उसे सच कहते हैं,
जो हमारे रिश्ते हमारी जाति पसंद या नापसंद की ऐनक से नजर आता है। यही हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया है। सरदार साहब, इस जाति पसंद ने मेरा अजीज तरीन रिश्ता निगल लिया है, मेरा इकलौता बेटा। बीबी जी, आपसे कोई बीबी मिलने के लिए आई है? रेशम कहाँ है? वो जी आज उसकी तबीयत खराब थी, उसने काम के लिए मुझे भेज दिया जी। अच्छा जाओ भेजो उन्हें। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। अरे आपके कमरे में इतना अंधेरा? आरफा आओ बैठो। अंधेरा दरअसल रोशनी मेरी आंखों को चुभती है। नानी अम्मा को खुश करने के लिए हमने ये कार्ड छपवा लिए, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। अच्छा तो शादी हो रही है, खुदा तुम्हें खुश रखे। आप आएंगी ना? मैं कोशिश करूंगी। दरअसल इस हादसे ने मेरा दिल मार के रख दिया है, और अगर किसी खुशी में पूरे दिल से शरीक ना हो सके तो उसमें आने का फायदा। फिर तो आपको जरूर आना चाहिए, कम से कम जहन ही बढ़ जाएगा। जहन का भी तो दिल की कैफियत से ही ताल्लुक होता है। अभी मैं कुछ देर पहले बैठी सोच रही थी, मुझे जिंदगी ने क्या दिया, दुख और तन्हाई। आपको एक बात बताऊं, नानी माँ मुझे बचपन में एक कहानी सुनाती थी, देव और शहजादे की। उस कहानी में देव को मारने के लिए एक तोता पकड़ना पड़ता था। मुझे ये कहानी सुनकर कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि इस कहानी का ताल्लुक मेरे आने वाली जिंदगी से होगा। फिर पापा की अचानक मौत ने तो जैसे इस कहानी में मायने भर दिए। आप खुद ही बताएं, मेरे जैसी एक कमजोर लड़की क्या उन हालात का मुकाबला कर सकती थी जिनसे मैं लड़के आई हूं? हाँ वाकई तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो। दरअसल मेरी हिम्मत तो इस बीमारी ने खत्म करके रख दी है। नहीं फहमी, देव उस वक्त तक ताकतवर लगता है जब तक उसका खौफ दिल से ना जाए, जो आप में है। खौफ तो जिंदगी के हादसात से पैदा होते हैं। जैसे मुझे तो जिंदगी के तल्ख तजुर्बात ने डरा कर रख दिया है। आप फिर देव को ताकतवर बना रही हैं। यकीन करें, अगर आप हिम्मत करें तो देव उस तोते की तरह मर जाएगा जिस तरह उस कहानी में मर जाता है। अब तो आपको मेरी शादी पे जरूर आना होगा। काश मैं तुम्हारी तरह हो सकती। आप हो जाएंगी, पहले आप इस बंद कमरे से तो बाहर निकले, थोड़ी हिम्मत करें। आप तो इतनी समझदार हैं, फिर देव को इतना मौका क्यों दे रही हैं कि वो आपको निकल जाए? अच्छा मैं आऊंगी। तो गाड़ी में इंतजार